हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, हम बात करें क्लास 9th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। तो बच्चों, देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, जो बच्चों आज की हमारी पहली हेडिंग है वो है पदार्थ, यानी मैटर क्या होता है, यानी पदार्थ क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ठीक है, आप देखिए, जिस पेन से आप लिख रहे हो, ठीक है, जिस पेन से आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो, ठीक है, जिस फोन से आप पढ़ रहे हो, जिस टेबलेट से आप पढ़ रहे हो, जिस मोबाइल फोन से आप पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे पदार्थ हैं बच्चों। अगर हम पेन की बात करें तो पेन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा, द्रव्यमान होगा, और जहां पे आप रखेंगे वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। तो जो बच्चों पदार्थ होता है जिसको हम मैटर कहते हैं, तो मैटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए और साथ ही साथ जहां पर आप रखें वो क्या करना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता हो उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता हो वो कि बच्चों क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाता है। अगर हम भारत के प्राचीन दार्शनिकों की बात करें, यानी जो हमारे पूर्वज थे, हम उनकी बात करें, तो पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। कितने में, 5 मूल तत्वों में, यानी जो 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं उनमें इन्होंने क्या किया है, कैटेगराइज किया है, जिसे हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पंच तत्व के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, ये पंच तत्व क्या है, एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, ये जो बच्चों पंच तत्व हैं, इनमें जो पहला होगा वो क्या होगा, वायु होगा, दूसरा पृथ्वी होगा, तीसरा अग्नि होगा, और नेक्स्ट जो होगा वो जल होगा, और फाइनली आकाश होगा। ठीक है, यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन सब चीजों को मिला दें तो ये पदार्थ का निर्माण करते हैं। हमारे जो पुराने दार्शनिक थे उन्होंने हमें बताया था। अगर बच्चों हम आज के आधुनिक वैज्ञानिकों की बात करें, यानी प्रेजेंट टाइम के जो साइंटिस्ट हैं उनकी बात करें, तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में, 2 भागों वर्गीकृत किया है बच्चों। तो पहला आप देख सकते हैं कि जो भौतिक गुणधर्म होता है और दूसरा बच्चों होता है रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने पदार्थ को 2 भागों में विभक्त किया है, पहला भौतिक गुणधर्म देखकर, दूसरा रासायनिक गुणधर्म को देखकर। वहीं अगर हमारे पुराने दार्शनिक जो थे उन्होंने, अगर हम बात करें तो जो पदार्थ है उसको बताया कि ये 5 मूल तत्वों से बना है, जिन्हें हमने वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश के नाम से पढ़ा है। ठीक है, आगे बच्चों हम एक एक करके इनके गुणधर्म को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें पदार्थ की भौतिक रूप की बात करें, किसकी बात करें, पदार्थ की भौतिक रूप की बात करें, तो बच्चों पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। जो प्राचीन दार्शनिक महर्षि कणाद हैं, ठीक है, जो प्राचीन दार्शनिक महर्षि कणाद हैं, उनके अनुसार जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी किताब में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। ठीक है, जो आप प्रेजेंट टाइम में क्लास में एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो उसमें क्या हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। उन्होंने कहा है कि जल में आपको क्या करना है, एक जल ले लेना है, एक बीकर, बीकर जानते हो ना, नली होती है। ठीक है, एक ऐसा गिलास टाइप का होता है, बीकर कहते हैं जिसको। ठीक है, उसमें आपको क्या ले लेना है, लिक्विड जल ले लेना है, और साथ में आपको NaCl, NaCl का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, ये NaCl बच्चों सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। और ठीक है, ये हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक है। ठीक है, या तो आप सोडियम क्लोराइड यानी NaCl अर्थात नमक को इस्तेमाल कर लीजिए, या शुगर यानी शर्करा जो चीनी होती है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और इसमें क्या कर दीजिए, इसको घोल दीजिए। ठीक है, तो घोलने के बाद क्या होता है आपको ये बताना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक बीकर ले लेते हैं। बीकर का मतलब एक इस तरह का ट्यूब होता है, ठीक है, जिसे जल से हम बच्चों क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हमने क्या कर दिया, जल से इसको क्या कर दिया, भर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब उसमें कांच की छड़ की सहायता से, किसकी सहायता से, कांच की छड़ की सहायता से नमक या शर्करा डाल देते हैं। अब बच्चों या तो इसमें शुगर डालिए आप, या फिर NaCl यानी नमक डाल दीजिए। ठीक है, तब हम देखते हैं कि जो जल का स्तर है, जहां पर निशान अंकित था उसमें बदलाव आता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से निर्मित होता है और पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। बच्चों क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये बीकर लिया, बीकर में आपने जल भर लिया, तो ये बीच बीच में जो जगह खाली होती है उसी में क्या होते हैं, ये जो नमक है और ये जो शर्करा है, इनके पार्टिकल जाके इसी में क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं, अर्थात मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट, तो हमारा ये पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का जल में विलय कर रहा है। विलय का मतलब होता है घोलना। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, एक कंपाउंड होता है जिसको क्या करना बच्चों, जल में आप घोलेंगे तो क्या होगा। तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट
ठीक है, का एक छोटे कण को यदि एक गिलास पानी में डालने पर पूरे गिलास का पानी रंगीन हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, आप क्या कर रहे हो, पोटेशियम पैरामैग्नेट के एक छोटे से टुकड़े को अंदर डाल रहे हो, तो ये पूरा का पूरा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, यानी कलर हो जाएगा या रंगीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अर्थात एक छोटा कण गिलास के पानी के जितने कण हैं उतने भागों में विभाजित हो जाता है और सभी कणों के साथ मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के कण क्या हैं, अति सूक्ष्म है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है बच्चों, क्या ले लिया हमने, एक बीकर ले लिया, ये बीकर है, ठीक है, थोड़ा सा बीकर थोड़ा सा बड़ा सा हम लेते हैं बीकर, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, बीकर है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या भर दिया है, पानी भर दिया, ठीक है, वाटर भर दिया, यानी H2O को हमने क्या कर दिया, भर दिया। अब बाहर से हम पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से टुकड़े को क्या करेंगे, इस पानी में डालेंगे। तो जैसे ही छोटा सा ये जो KMnO4 होता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसको जैसे ही जल में डालोगे, ये पूरा का पूरा जो जल होगा वो क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल है, जो छोटा सा कण है, वो क्या हो रहा है, पूरे के पूरे पानी को कलर कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक छोटा कण गिलास के पानी के जितने कण हैं, ठीक है, मान लीजिए वाटर है, ये मान लीजिए बीकर है, बीकर में 100 पार्टिकल हैं H2O के, यानी छोटे छोटे कण जो है पानी के, उतने भागों में ये क्या होगा, KMnO4 यानी जो लाल पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी माइक्रो लेवल के होते हैं, अर्थात अति सूक्ष्म होते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे अगर आप ध्यान समझे तो पदार्थ के जो कण होते हैं, यानी पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। कहने का सेंस है, मान लीजिए एक पदार्थ का कण यहाँ पे है, दूसरा पदार्थ का कण यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इनके बीच क्या है, खाली जगह है कि नहीं है। ये तो आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन वास्तव में इतनी जगह होती नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इतनी डिस्टेंस है, जबकि माइक्रो कि जब पार्टिकल ही अति सूक्ष्म है तो ये डिस्टेंस कहां से आप इतनी बड़ी हो सकती है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे समझिए ये छोटा डिस्टेंस होता है, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए या समझाने के लिए इतना बड़ा डिस्टेंस दे रखा है। तो मान लीजिए हम पार्टिकल को इतना बड़ा समझते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है, तो आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, यानी पदार्थ के कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, यानी क्या होता है, जितनी आवश्यकता होती है उससे ज्यादा क्या होती है, यहाँ पे खाली जगह होती है। तो ये पता कैसे चलेगा, जब आप क्या करेंगे, जल में नमक या शर्करा को क्या करेंगे, घोलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके क्या होते हैं, बीच में खाली स्थान होता है। तो देखो फिर से हम क्या करते हैं बच्चों, एक बीकर ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, बीकर ले लेते हैं। बीकर का मतलब हो गया एक ग्लास टाइप, कांच का ग्लास आता है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये इस तरह से बना होता है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बीकर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बीकर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम बीकर लेते हैं, ठीक है, जिसको आधा जल से भर देते हैं, अब इस बीकर में बच्चों हम यहाँ तक आधे यानी आधा क्या करते हैं, जल को भर देते हैं। ठीक है, और इसी में जल में कांच की छड़ की सहायता से शक्कर डाल देते हैं। आपको क्या करना है, इसी में शुगर को डाल देना है, यानी शक्कर को क्या करना है, डाल देना है। अब शक्कर बीकर की तली पर एकत्रित हो जाता है। तो ये जो आप समझिए, जो शुगर के पार्टिकल हैं ये जाके नीचे, यानी जो नीचे है, निचला हिस्सा है, यहीं पे क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, तथा जल का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी जो पानी पहले यहाँ तक था अब ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यानी इनके लेवल, पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। कांच की छड़ की सहायता से शक्कर को जल में मिलाया जाता है। तो आप क्या करोगे इसमें, ठीक है, इसमें जब घोलोगे, ठीक है, तो ये क्या होंगे, जो शक्कर होगा, यानी जो चीनी के पार्टिकल होंगे, यानी शुगर के पार्टिकल होंगे, और जल के जो मॉलिक्यूल होंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, तो कांच की छड़ की सहायता से शक्कर को जल में मिलाया जाता है। तब हम देखते हैं कि शक्कर जल में घुल जाता है, अर्थात पदार्थों के मध्य रिक्त स्थान होता है। आप समझिए, मान लीजिए ये बीकर है, बीकर में एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा यहाँ है। तो जैसे ही आप शुगर को घोलोगे तो इनके बीच में जाके क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि दो अणुओं के बीच में खाली जगह होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बच्चों समझना है, वो समझना है कि पदार्थ के जो कण है, ठीक है, किसके कण, पदार्थ के जो कण है बच्चों, वो क्या करते हैं, निरंतर गति करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी लगातार क्या करते हैं बच्चों, मोशन करते हैं।
यह पदार्थ का दूसरा गुण है। पदार्थ के छोटे छोटे कण निरंतर गतिशील होते हैं। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आपने क्या रखा है, कोई कंटेनर, कोई बर्तन रखा है, ठीक है, चूल्हे पर रख दिया है, ठीक है। आप चूल्हे पे जैसे ही आग जलाओगे तो मान लीजिए हमने इसमें क्या रखा है, पानी रखा है, तो पानी क्या होगा, बॉईल करना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमने आग लगा दी तो ये पानी के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इनके पास एनर्जी आ गई है, तो ये क्या करेंगे, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब हम वाटर को यानी पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जल क्या होता है, इधर उधर भागते हैं, तो हमें आवाज सुनाई देती है बच्चों, ठीक है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट, अगर आप चाहें कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं तो आपको क्या करना है, जल में नीली स्याही को क्या कर देना है, घोल देना है। तो आइए इसके लिए भी आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। तो जल से आधा भरा हुआ बीकर लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमने ये बीकर ले लिया। अब इसमें यहां तक, ठीक है, यहां तक हमने वाटर को आधा क्या कर दिया है, भर दिया है, ठीक है। जिसमें स्याही की 2 बूंदें हम मिला देते हैं, ठीक है। स्याही कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो चलिए हम 2 बूंदें यहाँ पे स्याही की कलर की क्या करते हैं, मिला देते हैं। तब हम देखते हैं कि गिलास में पानी का रंग नीला हो जाता है। आधार पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तो ये जो स्याही की 2 बूंदें हैं ये लगातार क्या करेंगी, गति करेंगी, क्या करेंगी, गति करेंगी, जिसके कारण ये पूरे का पूरा कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, नीला कलर हो जाता है। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो पदार्थ के कण हैं बच्चों वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। ये कह रहे हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है। देखिए पदार्थ के कणों के बीच, किसके बीच, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। देखिए अगर मैं बात करूं तो बल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल होता है, एफ से 4, ए से अट्रैक्शन। वहीं फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल, ये एक ऐसा बल जो एक दूसरे को धक्का मार के दूर करेगा, उसको प्रतिकर्षण बल कहते हैं। वहीं जब 2 बॉडी क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो यहाँ पे आकर्षण बल होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से हम जानते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। मान लीजिए ये कण है और दूसरा कण, ये बल यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये बल क्या करेगा, एक दूसरे को खींच के टाइटली क्या करता है, बाउंड करता है, यानी बांधे रखता है। इसे ही आकर्षण बल कहते हैं। इस आकर्षण बल की क्षमता अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। जैसे अगर आप ठोस की बात करें, ठीक है, सॉलिड की बात करें तो इसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो सॉलिड से कम होता है, लिक्विड में यानी द्रव में आकर्षण बल क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। अगर हम किसकी बात करें, गैस की बात करें तो इसमें सबसे कम आकर्षण बल होता है। तो देखिए सर्वाधिक आकर्षण बल ठोस में व न्यूनतम बल गैसीय पदार्थों में होता है। तो आप देखिए सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। ये जो ठोस होंगे इनके पार्टिकल पास पास होते हैं क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी यहाँ पे लगने वाला आकर्षण बल एक दूसरे को क्या है, बहुत ही टाइटली बाउंड किया है। वहीं लिक्विड की द्रव की बात करें तो मान लीजिए थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा इसके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, दूरी ज्यादा होती है और आकर्षण बल का मान कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप समझिए, अगर आप किसी से प्यार करते हो भैया तो क्या होगा, अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो दूरी अगर आपने बढ़ा दी तो प्यार कम हो जाएगा, ठीक है। अगर प्यार क्या हुआ, ज्यादा है तो दूरी कम होनी चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर दूरी ज्यादा हुई तो लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब दूरी कम तो लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा, अगर दूरी ज्यादा तो लगने वाला आकर्षण बल कम। यहाँ पे देख रहे हो 2 पार्टिकल के बीच की दूरी कम है तो यहाँ पे आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। वहीं इनके बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है, तो लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम हो जाएगा। तो यही लिखा है कि सर्वाधिक आकर्षण बल ठोस में व न्यूनतम बल गैसीय पदार्थों में होता है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं पदार्थ। तो बच्चों पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं वो मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस होती हैं। तो आप देख सकते हो ये जो पहला स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पार्टिकल्स बच्चों क्या है, बहुत ही पास पास हैं, ठीक है। इनके पार्टिकल देखो, आपको जरा भी स्पेस दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो पार्टिकल जब पास पास होंगे तो इनके बीच की दूरी कम होगी और जब दूरी कम हुई तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या होंगे, ये ठोस कहलाएंगे। अगर आप ठोस की अपेक्षा अगर आप द्रव को देखो बच्चों, किसको देखो, द्रव को देखो, तो इनके बीच कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा खाली जगह आपको दिख रहा होगा। यानी इनकी अपेक्षा इनके जो पार्टिकल हैं वो थोड़ा सा दूर दूर हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसकी अवस्थाएं थोड़ी सी ठोस से अलग होती हैं। अगर हम गैस की बात करें तो ठोस और द्रव से
ज्यादा डिस्टेंस पे ये पार्टिकल है, आप देख सकते हो, आपको क्लियरली विजिबल होगा, साफ साफ दिखाई दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए पार्टिकल, यानी अगर पार्टिकल बहुत पास पास है, ठीक है, पार्टिकल क्या है, बहुत पास पास है, तो इनको ठोस बोलोगे। अगर ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा पार्टिकल दूर दूर है तो इनको लिक्विड बोल दोगे। अगर वही पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर है तो इनको, इसको क्या बोल दोगे आप, गैस बोल दोगे बच्चों। अब हम बात करेंगे ठोस और द्रव गैस के, क्या करेंगे, इनके गुणधर्म यानी इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपकी किताब की बात करें, एनसीईआरटी बुक की बच्चों बात करें, किसकी बात करें, एनसीईआरटी बुक की बात करें, तो ये मैटर जो है, यानी जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, ये 4 से 5 प्रकार की। लेकिन मुख्य रूप से आप टाइम वेस्ट मत करेगा, आपको 3 ही पढ़ना है, ठीक है। चौथा, हमारी बॉडी में एक प्लाज्मा होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। जब आप क्लास 10 में आएंगे तो क्लास 11 में आएंगे तो वहां पे प्लाज्मा के बारे में बताया जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखिए कि हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, हमारे रक्त का एक हिस्सा होता है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो ठोस द्रव की, जो ठोस है, ठीक है बच्चों, ठोस द्रव गैस के अलावा एक और अवस्था होती है जिसे प्लाज्मा के नाम से हम बच्चों जानते हैं, ठीक है। आइए अब एक एक करके ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के गुणधर्म को हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला, ठोस का आकार निश्चित होता है। आप डायग्राम में देखिए, अगर आप इसको देखें तो इसका जो आकार है, जो शेप है, ये फिक्स है। आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, इसका आकार नहीं बदलेगा, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और ठोस का आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब अगर आप जहां पे जितना इसका आकार है उतना ही ये क्या करेगा, जगह घेरेगा। आप देखो, आप चाहे इसको कितना भी फोर्स लगा लो, इसका स्पेस कम नहीं होगा, तो इसका आकार भी क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। और आयतन भी बच्चों क्या होगा, फिक्स होगा, यानी निश्चित होगा। ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है। आप इस पे कितना भी ठोस, एक लोहे की बॉल ले लीजिए, उस पे फोर्स लगाइए, वो दबेगा नहीं, दबेगा। तो जो चीज, किसी चीज को प्रेशर से आप दबा रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संपीड़ितता के नाम से जानते हैं, जो कि सॉलिड में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, ठोस में अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल अधिक होता है, यानी इनके पार्टिकल क्या होंगे, पास पास होंगे, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, अधिक होगा। तभी तो ये एक दूसरे को टाइटली बॉन्ड करके रखे हुए हैं, इसीलिए तो ये क्या होते हैं, ठोस हैं, जल्दी टूटते नहीं है, ठीक है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि ठोस किसी को भी बना दीजिए, एक लिक्विड, एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट को ये क्या करते हैं, उस लिमिट को अगर ये क्या करते हैं, उस लिमिट के अंतर्गत रहते हो, तभी ये इस क्या कहेंगे, हम ठोस कह सकते हैं। बच्चों हम पढ़ते हैं द्रव अवस्था के गुणधर्म को। किसको पढ़ते हैं, द्रव अवस्था के गुणधर्म को। एक एक करके देखते हैं बच्चों। तो पहला आपने पढ़ा कि ठोस का जो आकार होता है निश्चित होता है, वहीं द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आप जिस कंटेनर, जिस बर्तन में डालोगे वो उसी में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप ग्लास में ले रहे हो तो उसी में बदल जाएगा, ठीक है। आप जग में ले रहे हो तो जग का रूप ले लेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ठोस का, तो ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है। वहीं द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। ठोस में संपीड़ितता जो होती है बच्चों, वो नगण्य होती है, यानी आप इसको बाहर से फोर्स लगा के किसी भी ठोस वस्तु का आकार नहीं बदल पाओगे, ठीक है। जो बाहर से फोर्स लगा के क्या कर रहे हो आप, उसकी आकार को, ठोस के आकार को चेंज कर रहे हो, यही संपीड़ितता कहलाती है, ठीक है। वहीं अगर द्रव की संपीड़ितता ठोस से क्या होती है बच्चों, ठोस से अधिक होती है और गैस से कम होती है। मतलब आप जो द्रव है उसको थोड़ा बहुत फोर्स लगा के उसके आकार में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। वहीं अगर बात करें, ठीक है, अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस के अणुओं में के मध्य अंतरा आणविक बल अधिक होता है। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल कम होता है। किसकी अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि हमने ठोस के पार्टिकल को देखा बहुत, यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम एकदम क्लियर कर आपको नजर आ रहा है। इसके जो पार्टिकल है बच्चों बहुत पास पास है, आपको डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने अभी बताया कि द्रव में जो होगा ये पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको क्लियर है। अगर पार्टिकल पास पास है तो अंतरा आणविक बल ज्यादा होगा, अगर ये पार्टिकल दूर दूर है तो ये अंतरा आणविक बल क्या होगा, कम होगा। तो ठोस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा आपको इस द्रव में जो ये अंतरा आणविक फोर्स है वो कम इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जो पार्टिकल हैं ठोस की अपेक्षा थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर हैं। तो ये पॉइंट आपको यहां से समझना होगा। द्रव तरल होता है और उनमें क्या, उनसे क्या होता है, बहाव होता है, यानी द्रव जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। आप इसको छोड़ दोगे तो ये बहना शुरू कर देगा, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं गैस अवस्था के गुणधर्म को। बच्चों क्या करना है, गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है, गैस की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। आप क्या कर सकते हैं, गैस को दबा के उसके आकार को बदल सकते हो आप, ठीक है। वहीं गैस में अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल कम होता है।
तो आप देखिए, समझिए ये डायग्राम अगर आप ध्यान समझिए तो इन दोनों की अपेक्षा इनके पार्टिकल क्या है, दूर दूर है, और उनके बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। अगर दूरी ज्यादा हुई, ठीक है, अगर दूरी क्या हुई, ज्यादा हुई, तो लगने वाला बल क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे दूरी आर का मतलब रेडियस, यानी दूरी क्या है, ज्यादा है तो फोर्स कम, अगर फोर्स ज्यादा तो दूरी कम। तो इनके बीच की अगर दूरी क्या है, ज्यादा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी जो गैस के अणु हैं उनके बीच की दूरी ज्यादा है, जिसके कारण, किसके कारण, दूरी ज्यादा होने के कारण इनके, ठीक है, दूरी ज्यादा होने के कारण इनके मध्य अंतरा आणविक बल क्या होता है, कम होता है। गैसों में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है, बैलून में डालोगे तो बैलून का आकार ले लेगा, सिलेंडर में डालोगे तो सिलेंडर का आकार लेगा, तो मतलब इसमें कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है बच्चों, ठीक है। अब देखो जो हमने पढ़ा है उन उसको हम चार्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं, किसके फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं। एक एक पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, हम याद करेंगे, ठीक है। तो पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुण की बात करें, ठीक है, तो हमने ठोस में पढ़ा, किसमें पढ़ा, ठोस में। अगर हम ठोस में आकार की बात करें तो निश्चित होता है, द्रव में अनिश्चित होता है, और गैस में अनिश्चित होता है। अगर आयतन की बात करें तो ठोस में निश्चित, द्रव में भी निश्चित, लेकिन गैस में अनिश्चित होता है। अगर कणों के मध्य आकर्षण बल की बात करें तो ठोस में क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा होता है। ठोस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और द्रव में ठोस से कम होगा और गैसों से अधिक होगा। वहीं अगर हम किसकी बात करें, गैस की बात करें, तो गैस के पार्टिकल बच्चों बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा क्या होगा, वो कम हो जाएगा, और इतना ज्यादा कम होता है कि इसको हम नेगलेक्ट यानी नगण्य मान लेते हैं, ना के बराबर मान लेते हैं। संपीड़ितता की बात करें तो ठोस को बिल्कुल भी आप चेंज नहीं कर पाओगे बाहर के फोर्स लगा के, तो यह नगण्य होगा। अगर हम द्रव की बात करें तो ठोसों से अधिक व गैसों से क्या होता है, कम होता है, यानी इसका शेप आप बदल सकते हो। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो सबसे ज्यादा गैस को दबाया जा सकता है, यानी गैस को प्रेशर करके उसके आकार को बदला जा सकता है। गैस को आप लिक्विड में बहुत ज्यादा प्रेशर कर दीजिए तो जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है। अगर घनत्व की बात करें, जगह की बात करें, तो सर्वाधिक ठोस में होता है बच्चों, किसमें होता है, ठोस में होता है, और ठोसों से कम और गैसों से अधिक किसमें होगा, द्रव में होगा, और सबसे कम किसमें होता है बच्चों, न्यूनतम किसमें होगा, गैस में होगा। तो ये कुछ चार्ट थे बच्चों जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो फिलहाल हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है, कल के लिए हम छोड़ते हैं पार्ट 2 को। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने